मेल गेमेटोफाइट क्या होता है, कौन सा होता है, नाम क्या है उसका? मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। ओवरी नहीं है शुभम, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तुम्हें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में अंतर मालूम है? वैसे 11th में किया था ये कि प्लांट्स की जनरेशंस होती है ये स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो गेमेटोफाइट और एक जनरेशन होती है प्लांट की स्पोरोफाइट। ये जो आपको बड़ा सारा पौधा लगा हुआ दिखाई देता है एंजियोस्पर्म्स का, जिसपे फूल फल लगे होते हैं, दिस इज स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड जनरेशन होती है और ये हैप्लॉयड जनरेशन होती है। ठीक है, दैट जनरेशन ऑफ द प्लांट, फाइट का मतलब प्लांट, स्पोरो का मतलब स्पोर्स, फाइट का मतलब प्लांट, गेमीटो का मतलब गेमीट, दैट जनरेशन ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस द गेमीट। समझ रहे हो? दैट generation of the plant which produces the gamete, this is known as the gametophyte. मेल गेमेटोफाइट क्या है यहाँ पे? pollen grain। अब pollen grain ही तो गेमीट बनाता है ना बाद में। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है यहाँ पे? एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एग जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में ही बनता है। मेल का स्पर्म जो है वो pollen grain में बनता है, फीमेल का जो एग होता है वो एम्ब्रियो सैक में बनता है। तो if somebody asks you about the what is the male gamete, sperm, what is the female gamete, egg, ठीक है, what is the male gametophyte, pollen grain, क्योंकि ये इसके अंदर बनता है। what is the female gametophyte, embryo sac। स्पोरोफाइट क्या है? that generation of the plant which produces the spore, जो full fledged plant आपको दिखाई देता है, this is the spore। ये बाद में फ्यूज होकर जाइगोट बना के, एम्ब्रियो बना के सीड बनाएंगे, सीड को जमीन में बोओगे तो जो नया प्लांट उगेगा दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, ये बहुत छोटे होते हैं, पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक, इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं, पौधे के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और ये दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे होते हैं, रिड्यूस बोलते हैं इनको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने इनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि ये कहाँ बनता है। अब तक हमने ये पढ़ा कि ये कहाँ बनता है और ये कहाँ बनता है, यही पढ़ा ना हमने। यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करते हैं बार बार, माइक्रो। यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं मेगा। ये चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। मेल के लिए आप माइक्रो वर्ड को यूज करते हो, फीमेल के लिए आप मेगा वर्ड को यूज करते हो। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड हाउ pollen grains are formed and where pollen grains are formed and how embryo sac is formed and where embryo sac is formed। तो ये हमने किया था। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, pollen grain कहाँ बनते थे? एंथर के अंदर। एंथर के अंदर भी एक सैक था जिसको क्या नाम दिया था हमने? पोलन सैक। ठीक है ना, ये कहाँ बनता है? ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर भी कहाँ बनते हैं? ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ये जो पोलन सैक था ना, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम दिया था पोलन सैक का। ऐसे यहाँ पे एक नाम देंगे हम, मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम क्या है? ओव्यूल बेसिकली। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। कल मैंने 2 अलग से पेज भेजे थे लिखकर, उसमें सारा कुछ मेंशन किया था कि मेल गेमेटोफाइट इज द पोलन ग्रेन, ये मेल गेमीट्स को बनाता है और ये खुद कहाँ बनता है? एंथर के अंदर। एंथर में भी कहाँ पे? पोलन सैक में। पहले क्या नाम था इसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये इनलार्ज हो गया, मेच्योर हो गया, तो हमने इसको नाम दे दिया पोलन सैक। ऐसे ही ओवरी में भी एक सैक प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम, जो क्या है? ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक कहाँ बनेगा? ओव्यूल के अंदर। क्या चीज कहाँ बनेगी ये आपको क्लियर होना चाहिए। फीमेल गेमेटोफाइट कल मैंने आपको पढ़ाया था कैसे बनता है। जैसे ये ओवरी है मान लो, सपोज ये जो है, हमने ये पढ़ा ना, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। इस ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। अब
जिस पॉइंट पे ये अटैच है ओवरी के साथ, दिस पॉइंट इज नोन एज दी प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको अटैच करती है, दिस इज दी फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल थोड़ी सी ओव्यूल के ऊपर फैली हुई होती है, दिस पॉइंट इज नोन एज दी रैफ। रैफ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है क्योंकि कंफ्यूज करने वाला सबसे बड़ा पॉइंट है। नॉर्मली जो ओव्यूल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, यहाँ पे चैलेजल एंड होता है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है। तो ट्यूनिकल प्लेसेंटा और ये रैफ बता दिया। ओव्यूल के का जो ये यहाँ माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, यहाँ एक छोटी सी ओपनिंग होती है, मैं बनाना भूल गई, यहाँ छोटी सी ओपनिंग होती है और ये कवर्स होते हैं यहाँ इस तरह से 1 2, और जैसे ये ओव्यूल है ना, एक कवर ये हो गया और एक कवर ये हो गया, ये हिस्सा ओपन होता है माइक्रोपाइल का। ये जो कवर है ना, लेयर्स हैं, इनको कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। अगर दो प्रेजेंट हैं तो कहेंगे बाइटेगमिक ओव्यूल, अगर सिंगल प्रेजेंट है तो हम कहेंगे मोनोटेगमिक ओव्यूल। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये जब सारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट। ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड। ये जो कवर है ना, इंटेग्यूमेंट्स, ये क्या बन जाएंगे, सीड कोट। सीड के ऊपर जो कवर होता है, ओव्यूल को ही बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम। कंफ्यूज नहीं हो जाना तुम कि उसमें तो माइक्रोस्पोरेंजियम आया था, इसमें नहीं आया। मेगास्पोरेंजियम किसका नाम है, ओव्यूल का ही। तो ये इस तरीके से है। इसके अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, जो हमारा क्या है, फीमेल गेमीटोफाइट। यहाँ क्या बन जाएगा आपका, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में चैलिजल एंड पर 3 सेल्स बन जाती हैं, ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स बन जाती हैं। सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसमें अलग न्यूक्लियस है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, ठीक है। ये सब बना कैसा था, अगर हम अलग से सिर्फ एम्ब्रियो सैक को देखें, ठीक है, तो शुरू में क्या हुआ था, सारी न्यूसेलर सेल से भरा हुआ था। देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूसेलर सेल्स, ठीक है। इस न्यूसेलर सेल, ये फंक्शंस बहुत जरूरी हैं बेटा, मैं इसीलिए आराम आराम से रिपीट कर रही हूँ। एक दिन एक्स्ट्रा लगा देंगे, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि समझ नहीं आया। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, एक स्पीड से नहीं चलता। जिसको कहीं डाउट आया तो आई थिंक आज क्लियर हो जाएगा। दिस इज द न्यूसेलस, ये है एम्ब्रियो सैक। यहाँ बेटा मैं एम्ब्रियो सैक को बाहर निकालकर सिर्फ इसके बारे में ही बता रही हूँ। ये न्यूसेलर सेल्स डिप्लॉयड होती है। समबडी आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, तो आप डायरेक्टली लिखोगे, लिखते जाओ। अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ तो न्यूसेलर सेल्स एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देती है। हो गया फंक्शन क्लियर, न्यूसेलर सेल एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देती है, ये पहली स्टेज थी। दूसरी में क्या हुआ, न्यूसेलर सेल सारी की सारी ऐसे की ऐसे हैं, लेकिन अचानक से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल बहुत बड़ी होने लग गई, बड़ी हो गई और डिफरेंशिएट हो गई। बड़ी और डिफरेंशिएट का मतलब समझ तो, अलग से दिखाई देने लगी। इसको कहा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से समझ गए, और मेगास्पोर की माँ, मेगास्पोर की मदर, ये आगे जाके क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी। ये सेकंड स्टेज होगी। यही सारा मैंने लिखवाया था कि शुरू में, ये तो फाइनल स्टेज है बेटा। ये हुआ कैसे ये समझा रही हूँ, कि पहले क्या हुआ कि ये बना, फर्स्ट नंबर पे क्या बना, इसके अंदर न्यूसेलर का मास भरा हुआ था। फिर अचानक से माइक्रोबाइलर एंड की तरफ एक न्यूसेलर सेल जो है वो एक न्यूसेलर सेल जो है वो क्या हो गई, इनलार्ज हो गई, ठीक है। इनलार्ज होते ही वो क्या बना दिया उसने, इसको हमने नाम दिया मेगास्पोर मदर सेल। अब क्योंकि ये न्यूसेलर से बनी है तो इट विल बी डिप्लॉयड, क्योंकि ये भी डिप्लॉयड थी, ये भी डिप्लॉयड थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। जहां भी डाउट आए बेटा मुझे बीच में इंटरप्ट करो, मुझे बता दो ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं। मैं इसको फिर दोबारा नहीं करूंगी अब, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या हुआ, वही का वही एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो सैक में इस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, मियोसिस कर दी। मियोसिस करके 1 2 3 4, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोबाइलर एंड है, तो क्या बन गए, 4 मेगास्पोर्स बन गए। एक मेगास्पोर मदर सेल अगर एक बार मियोसिस करती है तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दी 4 मेगास्पोर्स। क्योंकि मियोसिस हो रही है तो ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर
चौथे नंबर पे क्या होता है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सारी की सारी डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ एक बचती है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर एक बचता है, ये तीनों डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है अंदर ही। एक बच गया, सिर्फ वन मेगास्पोर, वन इज रिमेनिंग, दिस इज नोन एज द वन मेगास्पोर। लेट मी क्लियर कि ये माइक्रोपाइलर एंड वाला डीजनरेट होता है, या फिर ध्यान है आपको कौन से वाले डीजनरेट होते हैं, चेलेजल एंड की तरफ वाले डीजनरेट होते हैं या इधर वाले डीजनरेट होते हैं? रिप्लाई करो। कल मैं बता चुकी हूँ बेटा। गुड। चैलेजल एंड वाले सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं, माइक्रोपाइलर वाला एंड वाला एक मेगास्पोर बच गया। ठीक है, ये एक मेगास्पोर बचा। अब ये तो हैप्लॉइड है, अब ये क्या करेगा, नाउ इट विल अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, इसने क्या किया, एक बार माइटोसिस करी, दो न्यूक्लियाई बन गए। सिर्फ माइटोसिस में भी क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस अभी हो नहीं रही, न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है, दो हो गए। दूसरी बार माइटोसिस करी, कितने बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, ये डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 3 बार माइटोसिस करता है ये, और फाइनली 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब एक मेगास्पोर 3 टाइम्स क्या करता है, माइटोसिस। जब भी 3 टाइम माइटोसिस होगी तो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, एक दो में डिवाइड हुआ, फिर 1 2 3 4, फिर ये आगे डिवाइड होंगे तो टोटल 8 बन जाएंगे। ये कैरियो हुई, अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुई थी। ठीक है, अब क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस भी होगी, लेकिन सिर्फ उन न्यूक्लियाई की तरफ जो चैलेजल एंड की तरफ है और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। समझ रहे हो कि साइटोप्लाज्म डिवाइड तो होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ वाली सेल्स का और यहाँ वाली सेल्स का, बीच की सेल्स का नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बन गया, 3 सेल्स तो यहाँ बन गई, 1 2 3, ये दिखाई दे रही है, इनमें छोटे छोटे न्यूक्लियस दिखाई दे रही है, 3 नीचे को बन गई, 1 2 3। ठीक है, 2 सेंटर में ही रह गई सिर्फ न्यूक्लियाई। तो अब आप इसको क्या कहते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल। अब इसमें आप न्यूक्लियस काउंट करो, 1 2 3, अंदर न्यूक्लियस है ना 3, 4 और 5 दो न्यूक्लियस ही है, 6 7 8। तो अगर मैं न्यूक्लियस काउंट करूं तो वो 8 है, पर अगर मैं सेल काउंट करूं तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 5 6, और एक ये बड़ी वाली सेल 7। सेल्स कितनी है, सिर्फ 7 सेल्स है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा एम्ब्रियो सैक बन जाता है। यू कैन सी इन द एनिमेशन ऑल्सो, ये देखो जो मैंने अभी समझाया आपको। With 6 cells at the poles and a large central cell with 2 nuclei in the center. इनके नाम और इनके फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने लिख के भी दिया था, ध्यान देना। जब तक तो एम्ब्रियो सैक था, जब तक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक था सिर्फ, तब उसको न्यूट्रिशन कौन देता था, न्यूसेलस। अब क्योंकि उसके अंदर एग बन चुका है, अब एम्ब्रियो बनेगा। जब तक सिर्फ एम्ब्रियो सैक था, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर था, उस वक्त एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देता था, न्यूसेलस। अब जब कल को एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एग बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो फिर उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, एंटीपोडल सेल्स। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल्स, टू गिव द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। कंफ्यूज करने के लिए नीट में बहुत बार पूछा जाता है, जल्दी जल्दी में आप पढ़ते ही नहीं हो कि एम्ब्रियो सैक का न्यूट्रिशन पूछ रहे हैं या एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन पूछ रहे हैं। एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन कौन देता है, न्यूसेलर सेल, लेकिन एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, एंटीपोडल सेल्स। somebody ask you about the functions of the synergids, synergids क्या कहती हैं, कल को जब ऐसे पोलन ट्यूब यहाँ से एंटर करेगी ना, पोलन ट्यूब अपने अंदर मेल गेमीट लेकर आएगी, तो मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन कब होगा, जब पोलन ट्यूब टूटेगी। सिनर्जिड्स उसको क्रश करने में हेल्प करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स, टू ब्रेक फ्री द पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये इस तरह से एग का फंक्शन क्या है, एग का फंक्शन तो सबको ही पता होगा, फीमेल गेमीट है भाई, और ये तो फर्टिलाइजेशन करेगा मेल गेमीट के साथ, और यही कल को एम्ब्रियो और सीड बनाएगा।
इस तरीके से। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा फीमेल गेमेटोफाइट। Meanwhile, the 6 cells organize to form the typical structure of the embryo sac, which is now ready for fertilization. अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी The है। 3 cells present at the calyceal end, for instance, group together to form the antipodal cells, which do not have any specific function, whereas the 3 cells at the micropyla end एक्चुअली इसका फंक्शन होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। group together to form the egg apparatus. While one of the cells functions as an egg or the female gamete, the other 2 cells are called synergids. If you observe the micropylar tip of the synergids, you will notice special cellular thickenings called the filiform apparatus that guides the pollen grains into the synergid. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पोलन ट्यूब को क्या पता मैंने कहाँ से एंटर करना है। पोलन ट्यूब ऑलवेज एंटर फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, तो उसको वहां कौन बताता है? माइक्रोपाइलर एंड पर एक उंगलियों हाथ बने हुए हैं, उंगलियों के जैसे निशान से बने होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस जिसको बोलते हैं। ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिससे पोलन ट्यूब को सिग्नल मिलता जाता है कि मुझे कहाँ से अंदर आना है। जैसे ही अंदर आएंगे सिनर्जिड उसको एकदम से तोड़ देंगी, गैमीट बाहर आएगा और एग के साथ फ्यूज कर जाएगा। The synergids, as well as other cells, form the embryo sac, the female gametophyte born inside the pistil. ये सारा इवेंट कहाँ हो रहा था? पिस्टिल के अंदर। Flowers, ठीक है, अब तक हम एक पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गेमेटोफाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गेमेटोफाइट। आप देख चुके हो कि कैसे पोलन ग्रेन बना और कैसे क्या बना, एम्ब्रियो सैक बना। ठीक है, चैलिजल एंड क्या है, माइक्रोपाइलर एंड क्या है, पोलन ट्यूब कौन से एंड से एंटर करती है, ये सब मैंने यहाँ पे भी लिखा है बेटा कि कैसे वो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्स इन बन गए। इस क्वेश्चन की गांठ बांध लो कि क्वेश्चन आता ही आता है, 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्टेज फिलीफॉर्म एपरेटस क्या। ये एक एक्स्ट्रा पोर्शन है टाइप ऑफ ओव्यूल्स। आप चाहो तो कर लेना, चाहो तो नहीं कर लेना, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि ओव्यूल तरह तरह के होते हैं। जो मैक्सिमम पाए जाते हैं दोज आर दी एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस तो अब सबको पता चल गया होगा, जिसका चैलिजल एंड ऊपर होता है, माइक्रोबाइलर एंड नीचे होता है। अगर मैं कहूँ कि माइक्रोबाइलर एंड ऊपर है और चैलिजल नीचे है, तो वो कौन सा होगा? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना, सिर्फ इतना समझ लो कि एंजियोस्पर्म्स में कौन से ओव्यूल मिलते हैं, ए से एंजियो, ए से एनाट्रोपस। ठीक है, इनमें चैलिजल एंड ऊपर रहता है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे रहता है। ऑर्थोट्रोपस जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, इनमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर ऊपर होता है, चैलिजल नीचे होता है। तो ये दो तुम्हें याद हो ही जाएंगे अच्छे से। फिर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस का मतलब होता है कि इसमें फ्यूनिकल एक प्लेन पे होती है। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया है कि इसकी एग ना मुड़ा हुआ सा होता है, ओव्यूल मुड़ा हुआ होता है, कि जैसे ये फ्यूनिकल है यहाँ पर, और जो चैलिजल और माइक्रोपाइलर एंड है वो इसके राइट एंगल पे है। ये चैलिजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये फ्यूनिकल है। मतलब ज्यादा गहराई में नहीं जाना, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार बस आपको पता होना चाहिए हेमीट्रोपस का मतलब क्या है। ये ज्यादा बीएससी में कराया जाता है कि फ्यूनिकल के राइट एंगल पे चैलिजल और माइक्रोपाइलर एंड। तो बेसिकली चैलिजल और माइक्रोपाइलर की एंड की पोजीशन देखी जाती है, तभी इनके नाम रखे गए हैं कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलो का मतलब होता है कि बॉडी 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है। ठीक है, 90 डिग्री पे बेंड हुई हुई है बॉडी इसमें। उसके बाद एम्फीट्रोपस, हॉर्स शू शेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये होता तो कैम्पाइलो की जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एम्ब्रोसैक कर्व हो जाता है हॉर्स शू शेप में। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्ट्रेस नहीं लेना इस टॉपिक का, टाइप ऑफ ओव्यूल का। ओवरऑल तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर चैलिजल ऊपर है, माइक्रोबाइलर नीचे है, तो एनाट्रोपस। अगर चैलिजल नीचे है, माइक्रोबाइलर ऊपर है, तो ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, अगर वो राइट एंगल पे है फ्यूनिकल के, तो हेमीट्रोपस। 90 डिग्री में बेंड हो गए हैं तो गेम्पाइलो। ठीक है, और हॉर्स शू शेप है तो इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या है, एम्फीट्रोपस। पीडीएफ शो नहीं हो रहा बेटा, अब हो रहा है? नो मैम। अब दिख रहा है बेटा? नो मैम। नो मैम। क्या दिक्कत आ गई? एक सेकेंड बेटा, मैं चेक कर रही हूँ। अब दिख रहा है?
No, ma'am. No, ma'am. मेरे यहाँ से तो स्क्रीन शेयर हो गई है प्रॉपरली। अब Yes, दिख रहा है, ma'am. ma'am. लग गया। इस तरह से बात किया करो, ऐसे लगता है कि सच में क्लास लग रही है। अब जसप्रीत दिखा तुम्हें? सब बताओ भाई, दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, इस टॉपिक ma'am. को एक चीज में इसमें नोट कर लेना एक्स्ट्रा की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ कि इफ चैलेंजर लैंड इज अबव एंड माइक्रोबाइलर इज बिलो, ए से है ना, ए सी एंजियोस्पर्म्स याद हो जाएगा। ऑर्थोट्रोपस में उल्टा होता है, माइक्रोबाइलर ऊपर होता है और जो चैलेंजर लैंड होता है वो नीचे होता है। फ्यूनिकल के राइट एंगल पे अगर दोनों हो, ये देखो इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है, घूम ओवरी वैसे की वैसे ही रहेगी, अंदर ओव्यूल घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये फ्यूनिकल है, चैलिजल एंड यहाँ पड़ रहा है और माइक्रोपाइलर यहाँ राइट एंगल पे आ गई है, तो ऐसा एग होगा हेमिट्रोपस। वो 90 डिग्री पे बेंड हो गया तो वो कैंपाइलो। हॉर्स शू शेप का एम्ब्रियो सैक है, मुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो ये होता है एम्फीट्रोपस। तो सिर्फ तुम्हें एक बार तुम्हें ऐसे नाम पढ़े हुए होंगे तो इस पे क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, तुम्हें थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये हायर क्लास का टॉपिक है। सर्सिनोट्रोपस, इसमें 360 डिग्री पे घूम जाता है, ठीक है। 90 डिग्री पे, 360 डिग्री पे कौन से में घूमता है, राइट एंगल पे कौन सा है, और हॉर्स शू शेप कौन सा, राइट एंगल कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकल, किसके विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल होना चाहिए, फ्यूनिकल की, ठीक है। फ्यूनिकल क्या थी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़कर रखती है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसेंटा? इट इज अ रिज ऑफ द टिश्यू, पैरेन्काइमेटस होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू जहां पे भी आ जाएगा ये नरिशमेंट का काम करेगा। जैसे ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल इससे कनेक्टेड है, जिस टिश्यू के साथ कनेक्टेड है दिस टिश्यू इज नोन एज द प्लेसेंटा। एक ओवरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, या आप कह सकते हो प्लेसेंटा, आप कह दो कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, या आप कह दो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है, बात तो एक ही है। ओव्यूल तो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच है, उसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटेशन। हमने पढ़ी थी ना मटर में कैसी है, टमाटर में कैसी है, दैट इज द प्लेसेंटेशन। न्यूसेलस मास ऑफ सेल होता है, और हमेशा ध्यान रखना ये डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कवर्स होते हैं। अगर एक इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटेगमिक, दो इंटेग्यूमेंट्स हैं तो बाइटेगमिक, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं सेंटेलम और एक लोरेंथस। ये आप नोट कर लो बेटा, लोरेंथस जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैसे भी नोट कर लो, जाने कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो पौधे ऐसे हैं जिनके सीड में इंटेगुमेंट ही नहीं होता, इनके सीड कोट बनते ही नहीं है, सीड इंटेगुमेंट्स नहीं होते। सेंटेलम एक फ्लावरिंग प्लांट है, फूल उगते हैं, और ये लोरेंथस जो है फेमस है काफी, लोरेंथस है ये, LORANTHUS, ये पैरासिटिक प्लांट है। और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इनर इंटेग्यूमेंट पहले बनता है, आउटर इंटेग्यूमेंट बाद में बनता है, इसीलिए इनर इंटेग्यूमेंट फास्ट ग्रो करता है, आउटर स्लो ग्रो करता है। हम चाहे तो ये चीज ना भी करें, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें पता होनी चाहिए कि देखो ये ओव्यूल है, ये इसके कवर्स हैं, तो इनर कहते हैं पहले बनता है, आउटर बाद में बनता है, और इनर हमेशा फास्ट ग्रो करता है एज कंपेयर टू दी आउटर, ठीक है। तो यहां तक हमारा जनरल एक टॉपिक खत्म होता है। मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, इसमें हमने दुनिया जहान की डेफिनेशंस देखी, न्यूसेलर सेल्स, चैलिजल सेल्स, एग, सिनर्जीट्स, फिलिफॉर्म apparatus, ये सब कुछ। अब आपने फीमेल गेमिटोफाइट बना लिया, वो फीमेल पार्ट में बन गया, मेल गेमिटोफाइट बन गया, मेल पार्ट के अंदर बन गया। अब वो एक फूल में भी हो सकते हैं, दोनों में भी हो सकते हैं। अब मेल गेमीट फीमेल तक आएगा कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, नया पौधा कैसे बनेगा, सीड कैसे बनेगा, जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक आएगा, यही होगा ना। हमने क्या करना है, अब मेल गेमीट को, मेल गेमीट जो स्पर्म है उसको कहाँ पहुंचाना है हमने, फीमेल गेमीट तक। स्पर्म को कहाँ पहुंचाना है हमने, एग तक। ये कहाँ बने हुए हैं, एंथर के अंदर, अभी बने नहीं है, पॉलन ग्रेन है यहाँ पर अभी। ये कहाँ बना हुआ है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर आप कह सकते हो, या कह सकते हो आप पिस्टिल के ऊपर। तो एंथर से ये कहाँ जाएगा, पिस्टिल के ऊपर। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा, फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा।
यही होगा ना बेटा। ये देखो, ये स्टेमन है और ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, ये पिस्टिल है, ये ओवरी है। यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। 60% केसेस में ये 2 सेल स्टेज में ही जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए, जब मैं बोल रही हूँ कि 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन गया, इसका मतलब पोलन ग्रेन के अंदर एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। यहाँ आने के बाद वो गैमीट बनाएगा, अभी गैमीट बने नहीं है, 2 सेल स्टेज पे ही चला गया वो। कभी कभी 40% केसेस ऐसे जिसमें वो 3 सेल स्टेज पे चला जाता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, पॉलिनेशन। मेरी आपसे एडवाइस है, जब तक पिछला क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़ना, पिछले टॉपिक क्लियर हो तभी पढ़ेंगे। पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from the anther to the stigma is known as the pollination। आप सिंपल भी लिख सकते हो, stamen to the stigma, anther to the stigma, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए ये ज्यादा इजी है, anther to the stigma। पॉलिनेशन दो तरीके की होती है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फिंग में दो चीजें आती हैं, ध्यान से समझो इसको, मैं आज सिर्फ इतना ही कराऊंगी, इसके बाद का नहीं कराऊंगी। कि मैं बोल रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन, एक पौधा है, इस पे बाइसेक्सुअल फ्लावर उगते हैं, मतलब एक ही फूल में फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, सॉरी, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। फिर एक पौधा और है, बहुत ही गंदा बन गया डायग्राम, ये इसके मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग, दोनों केस में आप सेल्फ पॉलिनेशन ही कहोगे। मैं अगर कहूं कि एक ही फूल में मेल पार्ट फीमेल पार्ट भी है, इसी के पॉलन ग्रेन इस पे ही आते रहेंगे, तो मेरे लिए ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर हम कहें कि पौधा एक है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, देखो जीन, उसका जीन तो चेंज नहीं हुए ना, उग तो वो एक ही पौधे पे रहे हैं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। समझ गए होगे आई थिंक। तो यही इन्होंने बोला हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह की होती है, ऑटोगैमी ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। बहुत इस चैप्टर में डेफिनेशंस हैं, मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट यूनिट टफ लगती है +2 में, ये सिर्फ इसीलिए लगती है डेफिनेशंस बहुत ज्यादा, बट एक्चुअली कुछ समझोगे तो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह से, ऑटो एंड जिटोनो। अगर मैं कहती हूँ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो आप इसको क्या कहोगे, ऑटो। ऑटो ऑटो ही हो रहा है ना, अपने ही फूल का अपना ही मेल गेमीट है, अपना ही फीमेल गेमीट है। जिटोनो में क्या होता है कि pollen, transfer of the pollen from the anther of the one flower to the stigma of the another flower of the same plant। फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम ही है, दिस इज द जिटोनोगैमी, बट दे बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। फिर आता है क्रॉस, क्रॉस को कहते हैं जेनोगैमी और एलोगैमी। ऑटो और एलो में बहुत बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर जाएगा। एलो मतलब क्रॉसिंग, क्रॉसिंग तो तुम बिल्कुल अच्छे से समझते हो, यहाँ पे प्लांट ही अलग हो जाएगा, स्पीशीज सेम रहेगी, मतलब आम का है तो आम का ही रहेगा, गुलाब का है तो गुलाब का ही रहेगा। आम का गुलाब पे जाके जर्मिनेट नहीं कर सकता, उसका स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, जा सकता है हवा के थ्रू, किसी के भी थ्रू, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वहां पर। इट इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grain from the anther of the one flower to the stigma of the another flower of the another plant but of the same species। तो यहाँ बिना एजेंसी के नहीं, हवा पानी इंसेक्ट, यहाँ कुछ ना कुछ चाहिए। ऑटो में क्या है, सिंपल तरीके से इस तरह से लिखो इसको, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ठीक है। अब जिटोनो में क्या था, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। इसका मतलब ये फ्लावर कौन से थे, बाइसेक्सुअल, और ये फ्लावर कौन से थे, यूनिसेक्सुअल। क्रॉसिंग में आ जाओ, जेनोगैमी में सेम स्पीशीज, आप यहां भी ऐड कर सकते थे सेम स्पीशीज, सेम प्लांट सेम फ्लावर, ये तो है ऑटो। फिर सेम स्पीशीज सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, ये क्या थी, जिटोनो। सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट
ठीक है। अब डिफरेंट प्लांट होंगे तो बेटा ये बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। वो यूनिसेक्सुअल में भी जा सकता है और बाइसेक्सुअल में भी जा सकता है, स्टिग्मा में वो किसी में भी जा सकता है। तो सेम स्पीशीज डिफरेंट प्लांट, इसको क्या कहते हैं, जेनोगेमी। जब ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे जाएंगे ना, ये एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, कितनी भी दूरी पे हो सकता है, मैंने तो 5 बनाए। जब ये यहाँ से उड़ के जाएगा तो किसी ना किसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी। एजेंसी मतलब कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। हवा से जाएगा, पानी से जाएगा, कोई इंसेक्ट ले जाएगा, कोई एनिमल ले जाएगा, किसी ना किसी तरीके से जाएगा। इस केसेस में किसी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पौधा तो एक ही है ना, कौन सा उसको उड़ के कहीं और जाना है। फ्लावर ही अलग हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जब यहाँ पौधे ही अलग हैं तो एजेंसी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसको सुनो। are mainly responsible for bringing about fertilization and seed formation. To facilitate fertilization, it is necessary that the male gametes inside the pollen grains and the female gamete inside the ovule are brought together. However, since the gametes are immotile, pollen grains have to be transferred to the stigma. This process of transfer of pollen to the stigma of a flower, brought about by agents such as insects, wind, and water, is called pollination. Pollination can be of two types: self-pollination and cross-pollination. When pollination takes place within the same flower or between flowers of the same plant, it is known as self-pollination. In plants, self-pollination can occur either through autogamy or dichogamy. In autogamy, pollen is transferred from the anther to the stigma of the same flower. ये यहाँ पे इंसेक्ट दिखा रहे हैं, बट बेटा जरूरी नहीं है यहाँ किसी एजेंसी की जरूरत हो। ये अपने आप हवा से, कोई इंसेक्ट आया वहां से नेक्टर लेने के लिए, उससे कैसे भी हो सकता है, एजेंसीज का होना जरूरी नहीं है। And is seen in cleistogamous flowers or flowers which do not open at all, produced by plants such as Viola, Oxalis, Camelina, मटर का मैंने आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखाऊंगी। क्लिस्ट्रोगैमस होता है, क्लिस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड होते हैं ये। and Arachis hypogea or peanut. The anthers and stigma of these ये हमने flowers देखा था ना मटर का, जैसे एक कील लाइक अरेंजमेंट था, पत्ता सा था, इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। lie very close to each other. When anthers dehisce, pollen grains get deposited on the stigma, which ensures the production of seed sets even in the absence of pollinators. Autogamy, however, is rare in chasmogamous flowers, which open and expose their anthers and stigma, as it requires synchrony between pollen release and stigma receptivity. In glycinogamy, the second type of self-pollination, pollen is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant. Apart from self-pollination, cross-pollination is also commonly seen in plants. This type of pollination involves the transfer of pollen grains from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant of the same type. This type of pollination is called xenogamy or allogamy. Interestingly, xenogamy is the only type of pollination that brings genetically different types of pollen grains to the stigma.
cross-pollination and self-pollination. Pollinating जनरली agents पॉलिनेशन कौन कौन करवाता है? इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई, बैट्स, बीज, विंड, वाटर, ये सब कुछ. play a vital role. These agents include biotic agents such as insects, birds, लिविंग है ना, तो इनको कह दिया बायोटिक. क्यों करेंगे? किसी पौधे के पास गए, फ्रूट के लालच में, नेक्टर के लालच में, वहां से पोलन ग्रेन ले लिए, फिर वही दूसरे के पास जाएंगे, वहां से पोलन ग्रेन उसकी, जैसे नेक्टर लेने आते हैं, इनकी बॉडी पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, ठीक है. और फिर जब ये दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वहां ये लीफ उसके स्टिग्मा के ऊपर शेड ऑफ कर देंगे. bees, butterflies, and mammals such as bats, as well as abiotic agents such as wind and water. Incidentally, pollination in a majority of plants is aided by biotic pollinating agents, which get attracted by flowers which vary from each other to attract their specific pollinator. Insect-pollinated flowers, for instance, are usually large and fragrant. ये मैं आपको कराऊंगी बाद में कि कौन सी पॉलिनेशन किससे होती है, उस प्लांट की खासियत क्या होनी चाहिए. उससे पहले आप नोट्स में से टॉपिक जरूर पढ़ लेना कि कुछ डेफिनेशंस हैं जो एयर से पॉलिनेटेड होते हैं, उनको कहते हैं एनिमोफिली, वाटर से हाइड्रोफिली, इंसेक्ट से एंटोमोफिली, एनिमल से जूओफिली, बैट से कायरोपटेरोफिली. बैट वाले का नाम अलग है. एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि क्या कोई मैमल है जो इसमें हेल्प करता है पॉलिनेशन में? यस, दिस इज द बैट. सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्रॉसिंग के क्या फायदे और क्या नुकसान है, ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स, ये जरूर पढ़ लेना. सेल्फ के फायदे क्या होंगे? कि फायदे ये होंगे कि कोई एजेंसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई एजेंसी की जरूरत नहीं और प्योर लाइन आएगी. डिसएडवांटेज क्या आएंगे? कि इसमें वेरिएशन नहीं आएगी और एक वक्त के बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, क्योंकि सेम स्पीशीज, सेम प्लांट, उसी में ही सब कुछ हुए जा रहा है, सेम फ्लावर, तो कभी के इनब्रीडिंग डिप्रेशन आने लग जाएगा, नए कैरेक्टर्स तो आएंगे ही नहीं. जो इसकी डिसएडवांटेज है बेटा, वो क्रॉस की एडवांटेज. बस इतनी चीज ध्यान रख लेना. इसकी डिसएडवांटेज क्या है? वेरिएशन नहीं है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा. इसकी एडवांटेज क्या है? कि इसमें वेरिएशन आएंगी, इनब्रीडिंग आने, डिप्रेशन आने का चांस नहीं है. इसकी एडवांटेज क्या है? कि एजेंसी की जरूरत नहीं है. इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें एजेंसी की जरूरत है. बहुत सिंपल है, तरीके से याद किया करो, स्मार्ट वर्क किया करो. इसकी जो डिसएडवांटेज है वो उसकी एडवांटेज है, इसकी एडवांटेज उसकी डिसएडवांटेज है. तो ये अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद का हम कल करेंगे. टेस्ट बताओ मुझे कब देना है. स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन, मेरे हिसाब से काफी इजी था वो चैप्टर. टेस्ट बताओ कब दोगे, कल दोगे या मंडे को दोगे? बताओ बेटे, सैटरडे और मंडे? मंडे सही है मैम. ठीक है. सब्जेक्टिव देना है या ऑब्जेक्टिव देना है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में कि मैं चेक करके तुम्हें बताऊं कैसे? फोन में इमेज में से मैं क्या मतलब पढ़ लेती हूँ तुम्हारे टेस्ट को,